और सुनो, ये जो है ये एक डिवाइस है यार, इसका प्रूफ करो। इसका होने क्या वाला है, पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, होता क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ये वो ऐसा डिवाइस होता है जैसे कि चार रेसिस्टेंस को आपस में ला दो, चार रेसिस्टेंस। ये डायग्राम थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में था लेकिन प्रूफ नहीं था। वो चार रेसिस्टेंस ला दिए, मान लो चार रेसिस्टेंस है आपस में, बीच में एक लगा होता है एक रेसिस्टेंस। नो, पहले यार इसका प्रूफ ही करना, उसके बाद इसका डिफिनीशन लिखेंगे। हाँ, बीच में हट जाएगा, चार रेसिस्टेंस है, बीच वाला हटा देंगे सौदर में, बीच में ऐसा ही रेसिस्टेंस रखे हैं नाम के लिए। तो हो जा रहा है पहले प्रूफ करने, उसके बाद जा रहा है इसका डिफिनीशन लिखने होता क्या है। और व्हीट स्टोन ब्रिज होता क्या है, एक ऐसा रेसिस्टेंस है, मान लो चार रेसिस्टेंस है मेरे पास, मान लो ऐसा कुछ चार रेसिस्टेंस है पी क्यू आर एस, अब बीच में गैल्वेनोमीटर लगाया जी, होगा क्या, तीन रेसिस्टेंस पता होगा, चौथा निकाल देगा और बीच वाला में करंट जीरो हो जाता है। अब तो उसको जा रहे हैं पहले प्रूफ है करने, उसके बाद जा रहे डिफिनीशन लिखने। डिफिनीशन ये कहेगा किसी भी अननोन रेसिस्टेंस को निकाल देगा। सुनो क्या करना है, इसको बनाने के लिए लगाया जा रहा है किरचॉफ का लॉज। होने क्या वाला है, यहां से करंट आई जाएगा। अब सोचो यहां से करंट अगर आई जा रहा है तो ऊपर कितना जा रहा है, I1, इसमें जा रहा है I2, और गैल्वेनो बीच में है गैल्वेनोमीटर। कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज कि बैलेंस कंडीशन में इसमें करंट जीरो हो जाता है और इसमें करंट है ही नहीं, तो तब भी क्यों लगाया, दिखाने के लिए स्टार्टिंग, बाद में कहेंगे जीरो है, करंट नहीं है। इसका करंट जीरो है, इसका मतलब इसमें कितना करंट जाएगा बताओ तो, I1 पूरा चला। तो यहां से करंट कुछ इसमें जाने वाला था, इसमें तो गया ही नहीं ना, पूरा करंट किसमें आ जाएगा, इसमें I1 आ जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा I2, फिर जोड़ के फिर वही I1 प्लस I2 I1 गया। अब सुनो एक जरा छोटा सा प्रूफ कर देना, उसके बाद जरा स्टेटमेंट लिखना है। तो प्रूफ करने जाएंगे तो मुझे प्रूफ पता क्या ला दूंगा प्रूफ करके, इसका रेशियो, दो रेसिस्टेंस का इसका रेशियो बराबर हो जाता है, पी वाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस होगा। अब देखो प्रूफ करने क्या लगने जा रहा है, अब लगाने जा रहे हैं किरचॉफ का सेकंड लॉ। अब लूप चुनना है, और कोई भी लूप है, अपने मन से कोई लूप चुन लेते हैं, जैसे ए बी डी। वो बोलो तो तुमको लूप सिखा चुके हैं, ए बी डी में इसमें क्लॉकवाइज मूव होता है, इस लूप में क्लॉकवाइज मूव होता है, क्लॉकवाइज ऐसे देखो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। मान लो कुछ भी रेसिस्टेंस है, चाहे तो R1 R2 R3 R4 भी लिख सकते थे, मान तो कुछ भी लिख दिए, मान लो ऐसा लिख दिया मैंने तो माइनस I1P हो जाता, दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब ये लूप कहां जा रहा है, नीचे, और इसमें तो करंट ही नहीं है, इसका वोल्टेज जीरो। अब सुनो, अब लूप कहां जा रहा है, करंट कहां जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, प्लस जीरो। अब सुनो क्या करते हैं, इन दोनों को एक साइड ले जाए और ये दोनों इक्वल हो सकता है आपस में, ऐसे इक्वल हो सकता है, लिख सकते हैं। अब सुनो कुछ नहीं, इतने बढ़ने देंगे। अब सुनो दूसरा लूप में आओ, BCD पहले पूरा प्रूफ कर देते हैं, उसके बाद पूरा इस बारे में कहानी लिख देंगे। इस लूप में आओ, हाँ इस लूप में आओ, इस लूप में क्या बनाओगे, सेम प्रोसेस, और देखो तो सेम चीज आने वाला है वापस। लिखोगे इस लूप में क्या लिखोगे, देखो तो ये कहां जा रहा है लूप, नीचे, करंट कहां जा रहा है, डायरेक्शन सेम है, क्या लिखेंगे, माइनस I1 R हो गया। अब सोचो लूप जा रहा है नीचे, करंट जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, प्लस जीरो। अब सुनो फिर से सॉल्व करो, ऐसे हो जाएगा क्या, देखो तो पता है बोर्ड एग्जाम में प्रूफ आता है, तो ऐसे लिख सकते हैं, हो गया। अब क्या करते हैं, कुछ नहीं, 1 को 2 से डिवाइड कर दे, हो गया प्रूफ मेरा। तो 1 को 2 से डिवाइड कर दे, अगर डिवाइड करोगे तो I1 कटेगा, P बाई आर डायरेक्ट आ गया, और यहां से कितना आ गया, Q बाई एस। मैं चाहूं तो इसी को उलट के भी तो लिख सकते हैं ना, देखो इसको उलट के लिख सकते हैं, चाहे लिख सकते हैं, P को नीचे ला दे Q के, इक्वल टू R बाई, पता ही क्या है, कुछ न्यूमेरिकल्स तेजी से बनता है इसमें, तो कुछ सर्किट सवाल भी लाके देंगे सवाल में,
न्यूमेरिकल में होगा क्या, व्हीट स्टोन बीच बोलेगा तो बीच में करंट नहीं होता है, तो क्या करना है, ऊपर का दोनों किस में हो जाएगा, सीरीज में, नीचे का भी सीरीज में, फिर बाद में हो जाएगा पैरेलल। तो ये बन गया वो फॉर्मूला व्हीट स्टोन बीच का। और लिख लो आप जाने इसका पूरा प्रूफ लिख लो, उसके बाद आप पूरा स्टेटमेंट लिख देते हैं क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका एक कंडीशन है, एजम्पशन किया है मैंने, जूम करके बनाया है कि बीच में करंट नहीं है। ये पता है केमिस्ट्री में दिखा दूंगा डायग्राम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में था बस वहां पे, लेकिन प्रूफ नहीं, वहां क्या पढ़ना था कि अननोन रेजिस्टेंस फाइंड, वहां का डिफिनेशन पढ़ना था, यहां प्रूफ है। चैप्टर एंडिंग की तरफ है, नेक्स्ट संडे से पहले रात खत्म कर देंगे। और नेक्स्ट संडे जो टेस्ट लेंगे उसमें कल थर्ड चैप्टर दे रहा है, तो लिख दोगे ना, मैक्सिमम कोशिश है कि तीनों का थर्ड चैप्टर निपटा लेंगे मैक्सिमम। ऐसा हो तो न्यूमेरिकल दे देंगे, जो न्यूमेरिकल सिखा रहा है ना, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी सिखाए थे, मोबिलिटी का, फिर किचॉप्स का, वो साथ दे देंगे। भाई तुम न्यूमेरिकल जो बना रहे हो बहुत से भाई बना, बस वही बना देना काम करेगा। तो अब ठीक है ना, सुबह उठ रहे हो तो बस दिन में जाके मत सो जाना भाई, वो गलत काम मत करना कि दिन में भी घर में ऐसे पढ़ना ना, जैसे तुम कहीं जाके पढ़ते हो, घर में वैसे ही रूटीन बना लेना अपना। हाँ, सोना ही नहीं कभी, क्योंकि सो जाओगे ना, हाँ, क्योंकि दिन में पता है तुम 5-10 मिनट के सोओगे, 10 मिनट होते होते वो 10 कितना घंटा हो जाएगा। मत सोना कभी, आदत मत लगाना वापस, दिन में कुछ भी पढ़ते रहना घर पे अपना, अब बेड पे सो के मत पढ़ना, कोई टेबल चेयर बैठ के कुछ वैसा पढ़ना। हाँ, अगर गलती से सो गए ना तो फिर वापस बर्बाद हो जाएगा टाइम हमारा। बस याद रखना, वो 4 रेसिस्टेंस है, किरचॉफ का रूल लगाए हैं और इसको प्रूव करें। इसे पूछता है ये क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस लॉ पे काम करता है, ये सब पूछता है इस पे, ये सब लिख देते हैं। और किसी भी अननोन रेसिस्टेंस कैसे होगा, न्यूमेरिकल जब देगा वो 4 रेसिस्टेंस में 3 रेसिस्टेंस दे देगा, अब बोलेगा एक अपने मन से निकालो। जैसे तुमसे एक दिन सवाल किस चीज का ला कर रख देते हो ना, सर्किट प्रॉब्लम, एक कॉम्प्लेक्स सर्किट जब आता है अलग अलग रेसिस्टेंस वाला, तो कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बारे में कहानी व्हीट स्टोन। व्हीट स्टोन एक्चुअली में साइंटिस्ट का नाम है, नाम ऐसा क्यों पड़ा है, ब्रिज है क्योंकि ब्रिज जैसा दिख रहा है ये, और ये साइंटिस्ट है व्हीट स्टोन। व्हीट स्टोन ब्रिज, बेचारे होते क्या,
उसको बीट स्टोन, ये होता क्या है? अब बोर्ड में पता है प्रूव करने का एक और रास्ता है। बोर्ड में तुमसे पूछता है ना 5 से 6 नंबर में बीट स्टोन ब्रिज लिखो, अपने मन से प्रूव करना, अपने मन से स्टेटमेंट लिखो, प्रिंसिपल लिखो। देखो किताब में ऐसे छपता है, किताब सब में देखो किसी साइड बुक में क्या होता है, पहले उसका डिफिनीशन लिखो, उसका प्रिंसिपल लिखो, उसका लॉ लिखो, उसके बाद प्रूफ करो, तब 6 नंबर में आंसर तैयार होता है। कोई डायरेक्ट नहीं बोलेगा प्रूफ करो, सीबीएसई तो डायरेक्ट नहीं देगा प्रूफ करने को। हाँ, बिहार बोर्ड तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेगा प्रूफ कीजिए। तो वहां तुमको क्या करना होगा, देखना होगा ज्यादा नंबर का सवाल है, अपने मन से तुमको जितना भी 6 पेज 5-6 नंबर पूछ दे, कहानी मत लिखो, थोड़ा लिखो, उसका प्रूफ पे आ जाओ अपने आप। क्योंकि प्रूफ में नंबर नहीं कटेगा कोई, प्रूफ में सब सही होता है, पूरे इंडिया में सबका प्रूफ सही है। और व्हीट स्टोन ब्रिज ये एक ऐसा डिवाइस है, इसका यूज होता है, पूछे इसका कहां यूज होता है, टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस क्यों बोल रहा है, 4 रेजिस्टेंस का फार्मूला दिख रहा है, क्या होगा कि एक रेजिस्टेंस नहीं पता हो माइकल में, 3 दे देगा, अपने आप निकाल दोगे। फिर पूछेगा किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल। और वर्किंग प्रिंसिपल यह है कि बैलेंस कंडीशन को, बैलेंस कंडीशन का बात कर रहा है, जब सब कुछ बैलेंस हो गया, बैलेंस कंडीशन में बीच में लगा है G4 गैल्वेनोमीटर है, उसमें करंट 0 हो रहा है, ये बैलेंस कंडीशन। ये जूम करिए, नहीं मानेंगे तो ये प्रूफ होगा ही नहीं, नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा, जो सवाल बनाया था कल एनसीईआरटी का, जो सवाल था कि इसमें भी करंट जा रहा था, वो था यार का न्यूमेरिकल जब आएगा तो एक और जूम करना होगा, बीच का सर्किट अपने मन से कब इग्नोर, कभी उल्टा भी सवाल सही हो सकता है। उल्टा क्या कहेगा, अगर इसका 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 रेशियो इक्वल हो गया तो बीच में करंट नहीं है, न्यूमेरिकल में ये दिखेगा, तुमको न्यूमेरिकल दिखेगा तो बीच में करंट सर्किट दिखाएगा, दिखावा के लिए। तुमको क्या देखना है, उल्टा देखना है, कि अगर देखना इधर का इधर इधर का रेशियो सेम आ गया कभी ना, समझना बीच में कोई सर्किट नहीं है, बीच में उड़ा देना अपने आप से, ऐसे बनेगा। इसे क्या होगा, 5 सर्किट बन जाएगा 4। इसका वर्किंग प्रिंसिपल है इन बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन जो होगा तो ऐसे केस में करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से करंट 0 हो जाता है। गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं होता। अब किस लॉ पे डिपेंड करता है, लॉ क्या है, किरचॉफ का सेकंड लॉ। इसका वर्क किस लॉ पे वर्क किया है इसने, कौन से लॉ को देख के मैंने प्रूफ कर दिया है। लॉ है, मतलब ये भी पूछ सकता है पेपर को घुमा के, किरचॉफ का सेकंड लॉ का एप्लीकेशन बता दो, एप्लीकेशन तो कर दिया मैंने, तो ऐसे भी पूछ सकता है, ये सब सीबीएसई का स्टाइल है कि किरचॉफ का सेकंड लॉ, जैसे गॉस लॉ बनाए थे, गॉस लॉ का एप्लीकेशन बनाए थे, प्रूफ किए थे, तो किरचॉफ का सेकंड लॉ का एप्लीकेशन से कुछ प्रूफ करके दिखा दो। हाँ, मतलब ये बोल रहे हैं ऐसा कुछ तरीका होता है वहां पूछने का स्टाइल। तो किरचॉफ का सेकंड लॉ सब कुछ प्रूव किया मैंने, तो बोल सकता है किरचॉफ का सेकंड लॉ का यूज करके बताओ उसका क्या एप्लीकेशन है, एक्सप्लेन करो, तब घूम फिर यही प्रूव कर देना। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो कोई कितना भी टफ करेगा वो सवाल बदल सकता है, कंसेप्ट नहीं, किताब के टॉपिक को थोड़ी बदल देगा। जैसे कुछ न्यूमेरिकल जो बनवा रहे हैं खुद ही चला के, देखो सर कुछ कुछ न्यूमेरिकल में क्या लैंग्वेज चेंज हो रहा है, बस फॉर्मूला सब सेम लग रहा है, फॉर्मूला नहीं बदल रहा है, सब कुछ सेम है, बस स्टेटमेंट बदल जा रहा है पूछने का स्टाइल। और ये हो गया व्हीट स्टोन ब्रिज। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब यार ज्यादा थ्योरेटिकल चीज लिखने, और जो जो लिखेंगे ना फिर उस पर सवाल ना कर, सेल का कॉम्बिनेशन। 10 में तुमने ये पढ़ा है ना, सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस का, सेम तरह सेल का कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सब से
सेल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें इंटरनल रेसिस्टेंस भी आएगा सबसे। और सेल्स का कॉम्बिनेशन इसमें वही है, सीरीज पैरेलल जो पहले बनाते हो अब सेम है। इसमें होगा क्या, वही चीज, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। वो करेंगे क्या, बहुत सारा सेल लगा दो सीरीज में। अब बस याद रखना, जब सेल बना रहे हैं तो ऐसा बना रहे हैं का रीजन पर। देखो जैसे ये जो सेल है, सेल के बगल में इंटरनल रेसिस्टेंस बना रहे हैं। ये बोलते स्मॉल आर होता है इंटरनल रेसिस्टेंस का। मान तुम बैटरी खरीद के लाते हो, बैटरी के अंदर केमिकल है, उसके ऊपर लिखा होता है इतने वोल्ट है बैटरी से, पढ़े इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो 1.1 वोल्ट होता है डैनियल्स है। तो 1.1 वोल्ट है तो उसके अंदर कोई ना कोई जो रेसिस्टेंस है, वो रेसिस्टेंस है इंटरनल। अब बाहर से सर्किट लगाएंगे तो हो जाएगा एक्सटर्नल। तो सेल कॉम्बिनेशन को जो बनाना होता है, तो मान लो कि पहला सेल है, वोल्टेज ई है, ईएमएफ ई है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा E2 है, R2 ऐसे बना दिए फॉर एग्जांपल, और ऐसे तीन सेल रख दिए अपने मन से। मेरे कोई नया फॉर्मूला नहीं आएगा, जो आज तक तुम पढ़े हो वही आएगा, अलग से कार रख दिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब पूछेगा इसका फॉर्मूला, वो करना क्या, पुराने तरीके से तुम पढ़े हो, सीरीज है, सब में करंट सेम होगा, और सीरीज में वोल्टेज क्या हो जाता है, नेट वोल्टेज। बताता हूं, पढ़े हो 10th क्लास। सीरीज में टोटल देखो वोल्टेज कितना होता है सीरीज में, सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज क्या किया जाता है, वोल्टेज को टोटल वोल्टेज कैसे निकालते हैं सीरीज में, सारे वोल्टेज को सम करते, पढ़े हो V1 प्लस V2 प्लस V3। हाँ, वही चीज यहां भी कर, देखो यहां पे होगा क्या, अगर सीरीज है, देखो ये वही है जो स्ट्रेंथ में पढ़े हो, बस एक स्मॉल आर आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो करंट तो सेम होगा, और करंट सेम होगा, अब वोल्टेज ऐड होगा, वोल्टेज जो होने वाला है वो ऐड होने वाला है, और वोल्टेज वही हो, ईएमएफ हो या वोल्टेज, सब तो ऐड होने वाला है। बस करेंगे क्या, देखो फॉर्मूला बनाने जाओगे, अब तुमको पता है करंट सेम है, वोल्टेज ऐड हो जाएगा। अब पूछेगा नेट ईएमएफ कितना होगा, नेट ईएमएफ मतलब नेट वोल्टेज, और नेट ईएमएफ निकालोगे, अगर मान लो तीन नंबर से मैंने चुन लिया फॉर एग्जांपल, क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, बस सीधा जोड़ लेना, जितना आ जाए वैसे जोड़ लोगे। सीरीज में अगर लिख दिया मैंने वोल्टेज, मान लो तीन सर्किट दे दिए, E1 प्लस E2 प्लस E3 लिख देना। पूछेगा नेट रेसिस्टेंस, नेट रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस क्या होता है, सीरीज में सीधा ऐड होता है और सीधा जोड़ लेना, बस ये, बस आपको जोड़ देना प्लस R, बस हो गया सब रेसिस्टेंस को। और दो तरह का कॉम्बिनेशन, पैरेलल और मिक्स। पैरेलल में सबका वोल्टेज सेम हो जाएगा, करंट ऐड हो जाएगा। अब पैरेलल, पैरेलल में सबका वोल्टेज सेम कर देना है।
क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि न्यूमेरिकल जब बनाने जाओ तो सब वोल्टेज सेम हो जाए, ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस सेम हो जाए, सब ऐसे करना। अगर मान लो कभी न्यूमेरिकल में ऐसे आ गया, किसी किसी किताब में ऐसे न्यूमेरिकल मिल सकता है कि सब वोल्टेज सेम है, अगर सब सेम हो जाए, मान लो ऐसे सेम हो जाए, E1 E2 E3 सब सेम हो जाए, तो सबके सब ई हो गया। और अगर मान लो कोई ऐसा हो जाए कि ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाए सीरीज में कि n नंबर ऑफ कैपेसिटी, n नंबर है, मतलब ऐसे बढ़ा ले, ऐसा अगर बना दे डायग्राम, तो मान लो ऐसे है, इसको n तक खींच दे, डॉट डॉट खींच दिए, ऐसा सर्किट बना दिए, इस सर्किट में n नंबर चला गया, मतलब सर्किट ऐसा है कि यहां तुम्हारा E है, सबका ईएमएफ E है, सबका इंटरेस्टेंस R है, लेकिन ये बढ़ गया है n टाइम्स, होता है ना कि n नंबर ऑफ रेसिस्टर्स को सीरीज में लगा दिया है, n नंबर ईएमएफ को लगा दिया। अब क्या करोगे, मतलब इसमें ऐसे किया है, अगर n नंबर ऑफ रेसिस्टर्स हो गया, तो ऐसा वो किसी किसी न्यूमेरिकल्स में दे देता है, अगर n नंबर ऑफ ईएमएफ है सीरीज में, तो करना क्या है, याद रखना कि सीरीज में वोल्टेज क्या होता है, ऐड होता है। मतलब सोचो, अगर यह सोचो कि तीनों अगर इक्वल होता है तो क्या लिखते हैं, E+E+E, 3E लिखते हैं। तो अगर n नंबर है और सब सीरीज में क्या लिखेंगे, n इंटू E, जैसे पढ़े रेजिस्टेंस n इंटू R, जैसे कैपेसिटर लिखे, कैपेसिटर उल्टा होता है, कैपेसिटर पैरेलल में क्या लिखे थे, n इंटू C। याद रखना, इस तरह का हो जाए तो नेट ईएमएफ हो जाएगा n इंटू E। तो सबको ऐड करते जाओगे, 2 रहेगा 2E, 3 रहेगा 3। वही अगर पूछेगा नेट रेसिस्टेंस में कुछ ऐसा करना है, देखो जब ऐसा कोई देगा तो ईएमएफ बढ़ाया है ना, इसको नहीं बढ़ा रहा है कोई, इसको एक को रखता है, एक्सटर्नल लगा है, क्योंकि हर ईएमएफ का अपना इंटरेस्ट। क्या करोगे, देखो अगर तुमको 3 अगर इक्वल होता है 3, तो क्या लिखते हैं 3R, वो कितना टाइम्स है n, स्मॉल n R प्लस R, ऐसे करना है। इसलिए तुमको ये बताया, ऐसा सवाल में ऐसे करना होगा। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस नहीं बढ़ाता है, इंटरनल बढ़ा देता है। तो करना क्या है, जितना टाइम्स बढ़ेगा इंटरनल, उसमें R अलग से जोड़ लेना। समझ गए कहानी, वो मतलब कर क्या रहे हैं, तुमको जितना फॉर्मूला किए थे सब बना के लिख देते हैं भाई, कब क्या पूछ दे, कोई भरोसा है। फिगर समझाने के लिए बना दिया, बस कोई चीज समझ रहा हूँ कैसे कैसे बना, तू जा रहा है नॉलेज के लिए डिटेल में लिखना, कोई कुछ भी पूछ सकता है। ऐसा इसलिए बताया ना कि तुम्हें ये पता है कि एक्सटर्नल अलग से ऐड करना है बस। कभी n नंबर अगर ईएमएफ आएगा तो ईएमएफ, हर ईएमएफ का अपना इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, एक्सटर्नल नहीं होता है। वो ये जो स्मॉल आर है बाबू, ये इंटरनल रेसिस्टेंस है, तो याद रखना इंटरनल रेसिस्टेंस किसके अंदर है, सेल के अंदर है। ये जो स्मॉल आर है, ये है इंटरनल रेसिस्टेंस। मतलब कभी भी तुम कभी सर्किट डायग्राम देखना, सेल के बगल, तो अभी तक तुम जो सर्किट बना रहे थे कुछ दिन से, सेल के बगल में रेजिस्टेंस दिख रहा था कहीं कहीं, वो सब इंटरनल था। आज जब कहीं अलग से कहीं लगा हुआ मिले, वो एक्सटर्नल। अलग से मतलब किसी की सर्किट दिखा था कि सर्किट ऊपर है, नीचे कहीं लिखा हुआ था ऐसे। जैसे मान लो कहीं पे सेल है, सेल के बगल में रेजिस्टेंस है, इंटरनल है, कहीं दिखता था क्या, कहीं कोई सेल नहीं है, अलग से रेजिस्टेंस ऐसे बना के लिख दिया है बस ऐसे। मतलब किसी सेल के एक्सटर्नल ऐसे आएगा कि मान लो तुमने क्या किया, बल्ब पे सेल के 2 इंच को तार से जोड़ा, एक बल्ब जला दिया, बल्ब जलाओगे तो सर्किट क्लोज करोगे। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐसे ही बना सकते हो, टेंथ में पढ़ने रेजिस्टेंस होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस सुने हो, रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, तो अलग से ही लगा सकते हैं।
स्वेटिंग चालू हो गया तो भाई ग्लव पैरेलल और मिक्स्ड। मुझे तो बहुत दिक्कत है, सुबह के 6 बजे भी स्वेटिंग होता है मुझे। हाँ, ये प्रॉब्लम हुआ है, इसी का नतीजा है सुबह से रात तक। हाँ, ये मुझे 24 घंटे का आदत हो चुका है। आधा घंटा भाई दिख रहा है, सुबह के 6 बजे रात बज रहा है, मौसम में तब ये हाल हो रहा है, अभी स्वेटिंग इतना ज्यादा हो रहा है। ये ऐसा आदत हो गया कि सुबह 24 घंटा रहता हूँ भाई, बहुत गलत आदत हो गया है। क्योंकि यहाँ पे 3 बार यूज करते हैं, ऊपर चला देता अलग, ऐसा नतीजा हो गया है कि अब मजबूरी हो चुका है। इसे जानबूझ अपने आप कंट्रोल कितना कर सकते हैं कर पाते हैं, इसलिए नहीं रहना चाहिए ऐसा। हाँ, ये नुकसान करता है लॉन्ग टर्म में, यही तो नुकसान कर रहा है सर्दी खांसी को। और सुनिए बड़े पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल में क्या होगा, सबका वोल्टेज सेम होगा। अब पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में तुमको डिवाइड होने वाला है। जैसे पढ़े दो चीज पैरेलल में तो क्या करते हो, R/2, 3 है तो R/3, ये वाला पढ़े थे R/n, वही करने जा रहे हैं। देखिए पैरेलल पैरेलल, फिर एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, आते हैं ना, mn प्लस mn प्लस nr nr इक्वल टू कैपिटल R, nr इक्वल हो जाएगा। वो सब दिमाग में प्रैक्टिस कर देना, पता है सब प्रैक्टिस है जो दिमाग में चल रहा होता है। वो पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब पैरेलल वाला में भी तुमको ज्यादातर एनसीईआरटी किताब में ऐसा ही दिया है। एनसीईआरटी किताब में क्या किया है ना, सबका ईएमएफ सेम करके दिखा रहा है। मतलब इसमें भी अगर ऐसा बना दे, सबका ईएमएफ सेम है, ईएमएफ के बगल में इंटर रेजिस्टेंस है, तो पैरेलल सबका वोल्टेज तो सेम ही ना होगा, सबको ई कर देते हैं क्योंकि पहले से वोल्टेज सेम है। वोल्टेज सेम है तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम ही होना चाहिए। वो ऐसा मान लो ऐसे बढ़ा दिए, सबसे जो तरीका है इसको एन टाइम खींच दिए, मतलब ऐसा सर्किट है, सर्किट बढ़ता जा रहा है, घिसते घिसते एन टाइम खींच दिए इसको, मतलब इसको एम मान लो एम टाइम खींच दिए थे, ऐसा कहानी है। मतलब ये अब बगल में एक रेसिस्टेंस अलग से लगाएंगे अभी, मतलब एम टाइम्स बढ़ा दिए, और एक रेसिस्टेंस और है एक्सटर्नल, मतलब फाइनली एक क्या किए हैं, एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस अलग से लगा दिए सबके, सर्किट को क्लोज करके। अब इसका पूछेगा फॉर्मूला, भाई इसमें क्या किए हैं, मतलब एम टाइम्स बढ़ा दिए पैरेलल में। अब पूछेगा नेट ईएमएफ कितना है, अब तुमको पता है पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो ईएमएफ कितना हो जाएगा, सबका ई, वोल्टेज तो बदलेगा नहीं पैरेलल में, इसे घर में पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अब सोचो रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, अब देखो मतलब जब भी रेसिस्टेंस बनाना, देखो आर तुमको पता है पैरेलल में डिवाइड होने वाला है, 2 है तो R/2, 3 है तो, इस आर को मत छूना, इसको नहीं छूना है, ये पैरेलल है ही नहीं इसे, तो क्या करना है R/m, अगर m टाइम्स है तो इससे डिवाइड कर दिए और इसको अलग से ऐड कर देंगे। इसको क्यों ऐड किए हैं, क्योंकि होने क्या वाला है, ये पूरा का पूरा इंटरनल पैरेलल में है, इसका नेट इतना हो गया, और उसके बाद अलग से एक्सटर्नल और हमेशा अलग से जोड़ना है, याद रखना। सुनो फॉर्मूला ऐसे होता है, सुनो तुम ऐसे पढ़े हो, 2 रहते हो तो ऐसे लेते हो, 1/r + 1/r लेते हो, इसको उल्टोगे तो R/2 हो जाएगा, 2 का R/2, 3 का R/3, तो m का R/m होता है, तो ये हो जाता है फॉर्मूला। अब इसे पूछेगा नेट करंट कितना है, पैरेलल में करंट सेम थोड़ी रहता है, आई थोड़ी होगा, अब आई पूछेगा कितना जा रहा था, तो करंट का फॉर्मूला तो लिखे थे आई इज इक्वल टू होता है E/R, तो करंट का फॉर्मूला पूछेगा तो ऐसे लिख देना R/m + R, ऐसे बनाना है। तो समझ क्या करे, वो करंट होता है E/R,
वोल्टेज सबका सेम है, रेसिस्टेंस डिवाइड कर दी। तो एक और कॉम्बिनेशन होता है मिक्स्ड, सीरीज पैरेलल एक साथ। अब घर पे अभी से थर्ड चैप्टर अपना याद करना स्टार्ट कर दें, अपना याद कोई भी सब्जेक्ट याद कर लेना। याद करोगे तो रिवीजन करना आसान हो जाएगा। ये थोड़ा जो प्रूफ जो कुछ भी था रफ पेज उठाना, लिख लिख के कोशिश करना याद करने का। याद नहीं होगा तो नुकसान है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड है, इसलिए ऑन ए सीरियस नोट याद कर। एक और कॉम्बिनेशन बनाते हैं। एनसीईआरटी किताब के चैप्टर ज्यादा कुछ नहीं बचा है, एक दो दिन का और काम है, थियोरेटिकली खत्म हो चुका है। देखो अभी स्क्रीन देख वो सर्किट बनवाएंगे इसलिए, इस सब पे सवाल, सर्किट का सवाल सब कैसे कैसे बनाते हैं। ओम्स लॉ का लिमिटेशन, कुछ चीज और होगा। तो एक मिक्स कॉम्बिनेशन होता है, मतलब सीरीज पैरेलल एक साथ। और किताब में क्या होगा, किताब में होगा एक ओम्स लॉ 10th क्लास का जो पढ़े हो उसका एक लिमिटेशन होगा, लिमिटेशन भी से तो निपटा देगा किताब, ज्यादा कुछ बचा ही नहीं किताब में। किताब अगर देखिए किताब मुझसे से अगर थ्योरेटिकल लिख लिया तो एक दिन जी को तो सिग्मा इनटू हमने किताब रिपोर्ट। और बता अगर किताब के एक्सरसाइज दिखाएंगे ना तो दिखेगा जो टॉपिक तो बना चुके हो यहीं से, कहोगे सवाल तो आसान है किताब का, उससे ज्यादा आसान है। एक कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड, मिक्स कॉम्बिनेशन मतलब इसका एक फॉर्मूला होता है मिक्स कॉम्बिनेशन का सेल का। सीरीज भी है पैरेलल भी एक के साथ। वो ऐसा सर्किट बनता है, सवाल में ऐसे सर्किट है, यहां जा रहा था, यहां डॉट डॉट हो गया, यहां से सबका वैल्यू ई है आर है, ये सीरीज में है, यहां से ई है आर है, ये यहां से डॉट डॉट है, यहां से ये ऐसे डॉट डॉट हो गया। मतलब ऐसा सर्किट है ना कि यहाँ पे n टाइम्स सीरीज है, इधर पूरा सीरीज है और m टाइम्स पैरेलल है, अब बगल में एक रेजिस्टेंस लग चुका है R, ऐसा सर्किट है। वो सर्किट ऐसा है कि n टाइम्स सीरीज m टाइम्स पैरेलल, तब कैसे बनाएंगे, अब इसका फॉर्मूला बनाना होगा, ऐसा सवाल है। वो सवाल ऐसा है, मतलब एक सर्किट में दोनों है, अलग नहीं करना, एक के साथ फॉर्मूला बना देंगे। देखो एनसीईआरटी की किताब में देखो n टाइम्स सीरीज है और m टाइम्स पैरेलल है, एक ही साथ फॉर्मूला बना देंगे, एक ही साथ। मतलब सवाल है कि n टाइम्स इन सीरीज है, वो एनसीईआरटी किताब है, किताब खोल के दिखाते, किताब में एक फॉर्मूला दिया है इसलिए ऐसा कर रहा है भाई। अब देखो इसको बनाने के लिए फॉर्मूला करना क्या है, देखो फॉर्मूला कैसे बनाओ, देखो अगर पूछेगा नेट ईएमएफ कितना है, और सुनो नेट ईएमएफ पूछेगा, तुमको पता है पैरेलल में तो वोल्टेज नहीं बदलता है, तो ये पैरेलल में अगर देखोगे m टाइम्स क्या है, उसमें पता कैसे फॉर्मूला याद रखना है, रखना बस इसे कॉमन से। मैं देखो अगर m टाइम्स पैरेलल है, पैरेलल में वोल्टेज तो सेम रहता है, तो m को तो मल्टीप्लाई करेंगे ही नहीं ना, पैरेलल में सबका वैल्यू ऊपर से नीचे खाली क्या आ रहा है e, और सीरीज में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, कितना सीरीज है n, तो नेट हो जाएगा n इंटू ई। उसको बता कैसे लिख दे रहा हूं भाई, रटना नहीं, देखो ऐसे बना रहा हूं। देखो अगर पैरेलल में देखोगे, पैरेलल में वोल्टेज तो सेम रहता है,
कितना भी एम आ जाए तो पैरेलल से क्या मतलब है, पैरेलल सबका वोल्टेज ई होगा, सीरीज में मल्टीप्लाई करते हैं, कितना सीरीज है एन, तो एन हो गया एन इंटू ई। अब नेट रेसिस्टेंस नो, नेट पहले इंटरनल रेसिस्टेंस दिखता है, इंटरनल कितना, वो इंटरनल लिखने जाओगे सीरीज में एन ऊपर आता है, कितना आ जाएगा एन इंटू आर, पैरेलल एम है, एम कहां रहता है, नेट इंटरनल रेसिस्टेंस इतना हो जाएगा, नेट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, जो आया है उसमें एम कर देंगे प्लस, वैसे बना सकते हैं, पूछेगा करंट कितना है, एन ई ऊपर एन आर बाई एम प्लस आर। इसी को एनसीईआरटी किताब खोल दिखाएं, किताब में ऐसे बनाई, इसको ही फॉर्मूला है पता है, ये सब पे भी सवाल दे देते हैं। अब इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे चला जाएगा, एम एन ई एन आर प्लस एम आर, तो ऐसे बन सकता है फॉर्मूला, ये बन गया फॉर्मूला। फिर इसमें एक लाइन और लिख देते हैं जो किताब में भी मिलेगा लिखा होगा। और देखो क्या कर रहा हूं मैं, इसको सॉल्व कर दो, किताब में बोलेगा करंट मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम तब होगा जब ये दोनों इक्वल हो जाए, इस लाइन को याद रखना। नेट करंट मैक्सिमम कब होगा मिक्स में, मैक्सिमम तब होगा जब एन आर इज इक्वल टू एम आर हो जाए, इसका मतलब इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना होगा, तो ये बन जाएगा अपने आप में फॉर्मूला। बस इतना आराम से किताब खोलते हैं, दिखाते हैं क्या क्या मैंने कितना चीज तुमको लिख